हेलो एवरीवन। साइंस आई क्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स। ओके, इंजीनियरिंग फिजिक्स दैट इज द BAS 101। ओके, BAS 101 इसका क्या है, कोड है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट डिस्कस करेंगे दैट इज अ क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स जो कि इंजीनियरिंग फिजिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है। अच्छा, इसका क्या सिलेबस रहेगा? सिलेबस है इसका इन एडुकेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है। देन वी विल डिस्कस प्लैंक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन शॉर्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस कॉम्पटन इफेक्ट। ओके, इसका कॉम्पटन इफेक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, इसमें भी थ्योरी एंड न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन दोनों ही आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देन वी विल डिस्कस डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव्स। इसके बाद हम डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसका डेरिवेशन देन न्यूमेरिकल दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस डिवीजन एंड जर्मल एक्सपेरिमेंट। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो क्योंकि डिवीजन जर्मल एक्सपेरिमेंट इट इज़ अ फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या है, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें रहेंगे आपके वो रहने वाले हैं फेज वेलोसिटी एंड ग्लोब वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी एंड ग्लोब वेलोसिटी। ठीक है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन इससे जनरली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो लॉन्ग टॉपिक हैं या 7 मार्क्स के क्वेश्चन में जनरली पूछे जाते हैं, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वेरी, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 7 मार्क्स का क्वेश्चन हर एक सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जनरली। फिर देन हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन इसको डिस्कस करेंगे। एंड इन लास्ट पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा। इसका दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं एनर्जी आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज के नाम से भी ये आ जाता है जनरली। ठीक है, तो ये हम डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट हम अभी फ़िलहाल जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर रिवीजन क्लासेस हैं को कर रहे हैं। रिवीजन क्लासेस जनरली हम पढ़ रहे हैं। तो आज का जो रिवीजन क्लासेस में जो टॉपिक्स रहेंगे वो जनरली मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट को मैं एक टॉपिक ये डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसको मैं डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करूँगा लास्ट जो कि है हमारे इस रिवीजन क्लासेस का, पार्टिकल पार्टिकल इन वन डायमेंशनल वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, ये और अगर टाइम मेरे को थोड़ा सा मिला तो मैं इसके साथ ही मैं डी ब्रॉगली मैटर वेव कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव भी डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कॉम्पटन इफेक्ट से। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाउ कॉम्पटन इफेक्ट। नाउ द टॉपिक इज कॉम्पटन इफेक्ट। सबसे पहले हम कॉम्पटन इफेक्ट को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।
ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट क्या कहता है, इन 1921, इसमें 1921 में, ठीक है, 1921 में प्रोफेसर, इन 1921, इसको सेव कर दें, प्रोफेसर A.H. Compton discovered that when a monochromatic beam of light of frequency of radiation of a high frequency radiation, that is a X-ray, इन्होंने X-ray को कंसीडर किया, is scattered when a substance वो is scattered by a substance or electron। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट या एक डिस्कवरी की है 1921 में। इन्होंने बताया कि हम जब भी एक मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन लें, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरे, ठीक है, और हम उसको एक सब्सटेंस पर क्या करें, इंसिडेंट कराएं, देन वो इस बीम क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है, स्कैटर्ड हो जाती है, यानी कि आगे पढ़ सकते हैं, द स्कैटर्ड रेडिएशन कंटेन द रेडिएशन नॉट ओनली द सेम वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी दैट ऑफ इंसिडेंट रे, यानी कि जो हमारी वेव स्कैटर्ड होगी वो स्कैटर्ड वेव सेम वेवलेंथ और सेम रेडिएशन पजेस नहीं करेगी जैसा कि इंसिडेंट रेडिएशन में होता है, ठीक है, बट आल्सो रेडिएशन ऑफ ग्रेटर वेवलेंथ, लेकिन उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और लोअर फ्रिक्वेंसी, यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये उन्होंने जनरली यहाँ बताया है, ठीक है। नेक्स्ट, द रेडिएशन ऑफ अनचेंज्ड वेवलेंथ इन द स्कैटर्ड रे इज कॉल्ड अनमॉडिफाइड रे, ठीक। इन्होंने ये बताया कि जो रेडिएशंस चेंज नहीं होती हैं या जिन रेडिएशंस की वेवलेंथ चेंज नहीं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनमॉडिफाइड रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। द रेडिएशन ऑफ ग्रेटर वेवलेंथ, यानी कि रेडिएशन ऑफ ग्रेटर वेवलेंथ, चेंज्ड वेवलेंथ, जो आफ्टर स्कैटर्ड जिनकी वेवलेंथ चेंज हो जाती हैं उन्हें उनकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, कॉल्ड मॉडिफाइड रेडिएशन बोलेंगे, ठीक है। द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट, यानी कि एक ऐसा फेनोमेना, एक ऐसी घटना जिसमें वेवलेंथ क्या हो जाए, चेंज हो जाए, या चेंज इन वेवलेंथ ऐसे भी कह सकते हैं, जो चेंज इन वेवलेंथ इसको ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन कॉम्पटन इफेक्ट बोल देते हैं, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट बोल देते हैं चेंज इन वेवलेंथ को, ठीक। नेक्स्ट आगे, द चेंज इन वेवलेंथ, the change in wavelength of high frequency radiation during scattering process is called Compton effect, Compton shift। जो वेवलेंथ चेंज हो जाती है इसको हम कॉम्पटन शिफ्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, कॉम्पटन शिफ्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे यू कैन सी नाउ डेल डेल लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। अच्छा, कैसे, लैम्डा डैश क्या हुआ है इसमें, जैसे हमने माना जैसे कोई भी एक्सरे है, ये एक्सरे आई और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल पर स्ट्राइक की, ठीक है, और ये सीधी न जा करके किसी एक डायरेक्शन में स्कैटर होगी थीटा एंगल, तो बिफोर इंसिडेंट या बिफोर strike incident wavelength is lambda, after scatter the wavelength is lambda dash, ठीक है, so the change in lambda after scatter the wavelength will be increased, ठीक है, then the lambda dash minus lambda is known as change, what is change is a final minus initial, so the change delta and del lambda is equals to lambda dash minus lambda, so this is a change, so this change is known as Compton shift, इसको ही हम क्या बोलते हैं, Compton shift बोलते हैं। and lambda, where is lambda dash is a wavelength of scattered radiation, यानी कि scattered radiation की क्या है यहाँ पर wavelength है, and lambda where lambda is a wavelength of incident radiation, so
we will set up the formula of Compton shift या Compton effect del lambda is equals to h upon m naught c multiply 1 minus cos theta. ओके, इस हम फॉर्मूले को यहाँ पर क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। ठीक है, वेयर एम नॉट इज अ रेस्ट मास, एम नॉट क्या है यहाँ पर, एम नॉट इज अ रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है। सी आप अच्छे से जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, एंड सी क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट है यहाँ पर। ठीक, एंड थीटा, थीटा इज अ एंगल ऑफ स्कैटरिंग वेव, एंगल ऑफ स्कैटरिंग वेव। ठीक है, वेव का क्या है, स्कैटरिंग एंगल है। तो इसको हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे अभी। तो चलिए, लेट अस अज्यूम, हमने यहाँ पर क्या माना हुआ है कि एक कोई एक्सरे लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक एक्सरे लिया। ठीक, एक्सरे का फोटोन हमने किस पे स्ट्राइक किया है, इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक किया है। ठीक है, इनिशियली जो एक्सरे की जो फोटोन की एनर्जी है वो एच न्यू है। ठीक है, वन फोटोन ऑफ एनर्जी, एंड पी इज अ मोमेंटम, मोमेंटम एच न्यू अपॉन सी कैसे निकाला हमने, जैसे कि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, और ई इज इक्वल टू जो एनर्जी है हमारा एम सी स्क्वायर होता है एच न्यू। यहाँ से एक एम इंटू सी, सी को ट्रांसफर कर दिया एच न्यू अपॉन सी के नीचे। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। तो एच न्यू अपॉन सी को हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, मोमेंटम। ठीक है, हमने ये निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन अभी इस शुरुआती कंडीशन में क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, अभी फिलहाल में जीरो हो जाएगा। ठीक है, और एनर्जी इसकी क्या है, एम सी स्क्वायर, एनर्जी मास इक्वेशन से हम एनर्जी यहाँ पर फॉर्मूला नोट करते हैं, एम सी स्क्वायर, एम नॉट इज अ रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब भी एक्सरे फोटोन आता है और ई इलेक्ट्रॉन पर टकराता है, तो ये अपनी एनर्जी इसको क्या कर देता है, इम्पार्ट कर देता है। ठीक है, तो कॉम्पटन ने यही एक्सपेरिमेंट को सेटअप किया, और जब भी एनर्जी इम्पार्ट कर देगा, यानी कि एनर्जी इसको रिलीज कर देगा, अपनी डिलीवर कर देगा, तो फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। जब एनर्जी डाउन हो जाएगी इसकी, ठीक है, और जब एनर्जी डाउन हो जाएगी और फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी, इंक्रीज हो जाएगी। सॉरी, फ्रिक्वेंसी क्या है, डाउन हो जाएगी, और वेवलेंथ क्या हो जाएगी इसकी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जब टकराया, टकराने के बाद थीटा एंगल पर स्कैटर्ड हुआ एक्सरे, और किसी फाई एंगल पर इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुआ, जिसे हमने रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन बोल दिया। ठीक है, तो आफ्टर स्कैटरिंग द एनर्जी विल बी एच न्यू डैश, बिकॉज न्यू डैश इज अ चेंज इन फ्रिक्वेंसी, change in frequency, and h will be constant, h is a Planck constant। ठीक है, एंड मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पर मोमेंटम क्या था, एच न्यू अपॉन सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश अपॉन सी, सी ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन भी वी स्पीड से क्या है, मूव किया, तो इसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो मास एम नॉट यहाँ पर रेस्ट मास है, यहाँ पर एम मास है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो उसका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या हो जाता है, मास डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मास हमने मान लिया आफ्टर स्कैटरिंग, मास क्या हुआ, एम हुआ। ठीक है, एंड एनर्जी क्या होगी उसकी, एनर्जी मास इक्वेशन से एम सी स्क्वायर। ठीक, तो अब आगे यहाँ पर क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे इसको, ड्राइव करेंगे पूरा फॉर्मूला इसका, कॉम्पटन शिफ्ट का। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है किसका, फोटोन इलेक्ट्रॉन का। तो बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन देयर विल बी टू
लॉज ऑफ कंजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल। यहाँ पर दो कंजर्वेशन की लॉ एप्लीकेबल होंगे। फर्स्ट, क्योंकि ये इलास्टिक कॉलिजन है, ठीक है। इलास्टिक कॉलिजन में यानी कि बिफोर द कॉलिजन एनर्जी एंड आफ्टर द कॉलिजन एनर्जी विल बी इक्वल, यानी कि बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन एनर्जी इक्वल रहने वाली है। एंड मोमेंटम मोमेंटम बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन ये भी इक्वल रहने वाले हैं, ठीक है। तो एनर्जी एंड मोमेंटम के कंजर्वेशन के लॉ यहाँ पर अप्लाई होंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया। तो लॉ ऑफ मोमेंटम बिफोर कॉलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन ये लॉ रहेगा, ठीक है। अच्छा, मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट केस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अलोंग एक्स डायरेक्शन ले लिया। तो अलोंग एक्स डायरेक्शन मोमेंटम कौन कौन से थे, यहाँ पर एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, ठीक है। बिफोर कॉलिजन या एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कौन कौन से थे आपके पास, देखो। बिफोर कॉलिजन मोमेंटम ये था, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन का ये था। आफ्टर कॉलिजन ये किसी एंगल पर स्कैटर्ड हुए। तो इनको भी हम एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं। पहले तो देखो, यहाँ पर जो मोमेंटम है इस डायरेक्शन में एक्स रे का, ठीक है। तो इसका साथ थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल के साथ हम अगर निकालें तो पी डैश एक्स कर लेते हैं इजिकल्स टू, तो एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा, एंगल जिसके साथ एंगल कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर में 90 डिग्री पर साइन थीटा ले लेंगे। तो एच न्यू डैश सी इंटू साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पर हम लेंगे। तो ये इसकी डायरेक्शन ये है एक्स हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल पर। तो यहाँ पर हो जाएगा पी ई डैश कॉस फाई, एंड इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा पी ई डैश साइन फाई, ठीक है। तो ये आपके मोमेंटम यहाँ पर लेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में इसका तो ये वाला मोमेंटम, ये दोनों ही एक्स डायरेक्शन में, ये इसका एक्स डायरेक्शन ये मोमेंटम और इसका ये एक्स डायरेक्शन ये मोमेंटम, तो सभी को ले लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम को हमने क्या किया, ऐड किया, ठीक। तो P प्लस ये है आपका एक्स रे का मोमेंटम, ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, ये एक्स डायरेक्शन में एक्स रे का मोमेंटम, एंड एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। वैल्यू एच न्यू अपॉन सी प्लस, ये तो जीरो था शुरुआत में, तो जीरो मोमेंटम। यहाँ पर पी डैश की वैल्यू क्या थी, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा प्लस ये क्या था, एम वी कॉस थीटा, कॉस फाई सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे एच न्यू, यहाँ सी का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, तो एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू डैश कॉस थीटा प्लस एम वी सी कॉस फाई, ठीक है। यहाँ से हमने एम वी सी की वैल्यू को निकाला। तो क्या किया, इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमने क्या किया, अलोंग वाई डायरेक्शन के अलोंग हमने मोमेंटम अप्लाई किया। तो वाई डायरेक्शन में बिफोर कॉलिजन में तो एक्स का एक्स डायरेक्शन में था एक्स रे का, वाई डायरेक्शन में जीरो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन में था, कोई वाई डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं था, जीरो। आफ्टर कॉलिजन एक्स डायरेक्शन एक्स रे का वाई डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में यही निकला था पी डैश साइन थीटा, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से मूव कर रहा था, तो हमने इसको दो पार्ट में रिजॉल्व किया था, ये होगा फाई, ठीक है। तो इधर पी ई डैश साइन फाई था जो डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन इसलिए हमने माइनस लिया है, अगर अपवर्ड डायरेक्शन होती तो पॉजिटिव लेते, ठीक है। अब हमने की क्या किया यहाँ पर, इसकी वैल्यू निकाली पी ई डैश साइन फाइव इज इक्वल्स टू पी डैश साइन थीटा, यहाँ वैल्यू लगा दी इसकी एम वी साइन फाइव इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू लगाई आपकी एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा, इस साथ सी का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एम वी सी साइन फाइव इज इक्वल्स टू एच न्यू डैश साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2 आ गई।
अब इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया है, स्क्वायर करके ऐड कर दिया है। नाउ यहाँ किया गया हमने, नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिया है। ठीक है, तो देखो स्क्वायर किया है हमने, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर कर दिया है, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट थे। एंड राइट हैंड साइड वाले पार्ट ये था एक फर्स्ट इक्वेशन का, सेकंड का ये था, दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया। देखो ओपन किया तो यहाँ से इन दोनों में से एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव क्या बन गया, 1 बन जाएगा इसलिए। ठीक है, और इसको अगर अगेन ओपन किया तो ये इक्वेशन हमें मिलने वाली है। ठीक है, अब हमने इसको 1 पुट कर दिया। यहाँ पर क्या किया है हमने, इसको और इसको भी क्या किया है, इसमें से कॉमन ले लिया है एच स्क्वायर और न्यू डैश स्क्वायर, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा आगे चल के, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बची हैं अभी। तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर इजिकल्स टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस थीटा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर हमें मिलती है। ठीक है, अब आगे हम ये तो एक किसकी इक्वेशन बन गई आपकी, मोमेंटम की इक्वेशन। ये किससे आई आपकी, मोमेंटम से आई। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी वो आपकी एनर्जी से आएगी। वो किससे आएगी आपकी, एनर्जी से आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाइंग या अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम आगे क्या अप्लाई करें, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करें। ठीक है, तो एनर्जी बिफोर कॉलिजन एंड एनर्जी आफ्टर कॉलिजन दोनों ही इक्वल होंगी, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन रूल यही कहता है, वी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली वी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो बिफोर कॉलिजन एनर्जी है हमारी एक्सरे की एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज एक्सरे की एनर्जी और रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इन दोनों को हमने ऐड किया। बिफोर कॉलिजन एनर्जी क्या थी, एच न्यू इलेक्ट्रॉन की एम नॉट सी स्क्वायर, आफ्टर स्कैटरिंग फोटोन की एनर्जी एच न्यू डैश इलेक्ट्रॉन की एम सी स्क्वायर। यहाँ से हमने एम सी स्क्वायर की वैल्यू को निकाला, इसको इधर ट्रांसफर किया तो एच न्यू ये माइनस हो जाएगा, माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अब हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, इसको यहाँ पर दोनों को क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, इसका दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग की हमने, स्क्वायर करने के बाद हमें मिला, तो स्क्वायर ओपन करो इसका, देखो इधर तो हो जाएगा एम स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, इसको ए मान लें और इसको बी मान लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे करके हमने इसको यहाँ ओपन कर दिया। एच न्यू माइनस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट सी एम नॉट स्क्वायर सी 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, इसको आगे और आगे सिंप्लीफाई किया, तो ठीक है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी अगेन नहीं मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको अगेन ओपन कर दिया, तो ये सारी ये इक्वेशन हमें फोर्थ इक्वेशन मिलती है। अब क्या किया हमने, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, इस चार में से 3 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, 4 में से 3 को माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 में से 4 को माइनस कर दिया, नहीं 4 में से 3 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो 4 वाला पार्ट तो आपका यही है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में माइनस कर दो, तो 3 इक्वेशन का लेफ्ट हैंड वाला पार्ट क्या था, एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, इजिकल्स टू इस, अब क्या किया हमने, इस वाले में से उसका राइट हैंड वाला पार्ट माइनस किया है, तो देखो ये जो टर्म थे वो सेम थे, उसमें भी थे। 3 वाले इक्वेशन को आप रिवाइज बैक करके पीछे देखिए, फिर नोट्स में चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये डिलीट हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये पार्ट बचेगा। ठीक है, ये सारी पूरी वैल्यू बचेगी यहाँ पर। ठीक है, उसमें एक और पार्ट था माइनस में। ठीक है, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो ये सारे पार्ट्स इसमें बचेंगे। ठीक है, आफ्टर कैंसिलेशन आप करके देख लीजिए। ठीक है, आफ्टर कैंसिलेशन ये पार्ट बचेंगे। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन ये आती है, इक्वेशन ये आती है, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास जो
डिक्रीज मास होता है। डिक्रीज मास इज इक्वल टू इनिशियल रेस्ट मास जो था पहले शुरुआती में अपॉन 1 - v² अपॉन c²। ये रिलेशन हम अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम जानते हैं। इन दोनों को स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिला, m² m0² और ये ब्रैकेट रूट रिमूव हो जाएगा, 1 - v² अपॉन c²। इधर को इसको मल्टीप्लाई किया तो m0² की जो वैल्यू आएगी आपकी वो क्या आएगी, m² 1 - v² अपॉन c²। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, m0²। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये रहा m² 1 - v² अपॉन c²। इसकी जगह पर हम m0² को पुट कर दिया। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 5 में हमने पुट कर दिया। ठीक, तो हमें क्या मिला, हमें मिला m0² c⁴ इज इक्वल टू -2h² न्यू डैश 1 - cos थीटा प्लस m0² c⁴ प्लस 2 टाइम्स ऑफ h न्यू माइनस h न्यू डैश इंटू m0 c²। ठीक है, ये कैंसिल आउट हुआ सेम टर्म। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा ट्रांसफर किया और सिंप्लीफाई किया, इसको इधर लेके आए हम तो ये पॉजिटिव हो गया, इधर ऑलरेडी पॉजिटिव था, 2 से 2 h ऑलरेडी कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचता है यहाँ पर, एच न्यू डैश 1 - cos थीटा। अब हमने क्या किया, इस m0c को इधर ट्रांसफर किया तो इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में आ गया, या क्या बचा, और इधर ये वैल्यू थी न्यू डैश मल्टीप्लाई थी, इधर ट्रांसफर कर दिया तो डिवाइड में आ गई। इन दोनों को सेपरेट किया, आगे सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आई। ठीक है, इसके नीचे डिवाइड लगाएंगे तो न्यू डैश कैंसिल हो जाएगा, और इसके नीचे डिवाइड लगाएंगे तो न्यू डैश कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू बोली। हाँ, हमने क्या किया इसमें, यहीं पर देखो समझते हैं, यहाँ पर c का मल्टीप्लाई कर दो, तो c का मल्टीप्लाई करोगे तो एक c कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ केवल एक बचेगा, 1 - cos थीटा बचेगा। ठीक है, इजिकल टू यहाँ c अपॉन न्यू डैश माइनस c अपॉन न्यू। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब हमने क्या किया, c अपॉन न्यू डैश होता है लैम्डा डैश माइनस ये होता है लैम्डा। ठीक है, यही तो हमें कैलकुलेट करना था। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m0c 1 - cos थीटा। वी हैव प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, दिस इज अ कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन फैक्ट। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है आगे स्पेशल केस है कुछ। ठीक है, स्पेशल केस देख लेते हैं। व्हेन थीटा इज जीरो, अगर हम थीटा को जीरो पुट करते हैं तो फोटोन नॉट स्कैटर्ड आफ्टर कॉलिजन, क्योंकि फोटोन कैसे आ रहा था, यूं करके आ रहा था, इस इलेक्ट्रॉन को टकराया, टकराने के बाद इस डायरेक्शन में क्या हुआ, थीटा एंगल पर स्कैटर्ड हुआ। बट अगर हम इस थीटा को जीरो कर दें तो सीधे ही जाएगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं फोटोन नॉट स्कैटर्ड आफ्टर कॉलिजन इफ थीटा इज टू जीरो। तो वैल्यू पुट किया हमने, थीटा थीटा को जीरो पुट किया, तो जीरो पुट करने के बाद हमें क्या मिलता है यहाँ पर, व्हेन थीटा इज टू जीरो तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, जब वैल्यू कॉस जीरो को 1 हुई तो 1 1 कैंसिल हुआ, यहाँ क्या हुआ, जीरो, यानी कि जो लैम्डा डैश, जो लैम्डा था वही लैम्डा डैश है, यानी कि जो गंगाधर था वही शक्तिमान है, कोई चेंज ही नहीं हुआ, कोई बदलाव ही नहीं है। ठीक है, यानी कि जो शक्तिमान है वही गंगाधर है, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो यानी कि एक्सरे जब भी आता है और इलेक्ट्रॉन पर टकराता है और अगर वो स्कैटर नहीं होता है, सीधा ही जाता है, तो उसकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं रहने वाला है, यानी कि लैम्डा डैश और लैम्डा क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। अगर इनका चेंज निकालें डेल लैम्डा यानी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा निकालें तो क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द वेवलेंथ ऑफ फोटोन विल नॉट चेंज व्हेन इट इज नॉट स्कैटर्ड। जब स्कैटर नहीं होता है तो उसकी वेवलेंथ चेंज नहीं होती है। ये है रिजल्ट किसका, कॉम्पटन शिफ्ट का। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा सेकंड जो केस है हमारा वो है आपका व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि ऐसे मान के चलो ये कोई एक्सरे है और एक्सरे फोटोन इस पे आया और यूं करके टकराया और सीधा इधर चला गया, यानी 90 डिग्री पर। ठीक है, तो कितना चेंज आया भाई, वेवलेंथ तो चेंज हो गई, अब तो स्कैटर्ड हो गया,
ठीक है। तो जैसे जो ये क्या है आपके पास, चेंज वेवलेंथ, तो ये तो क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, अब कितनी चेंज होगी वो हमें निकालना है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की, थीटा इजिकल्स टू 90, तो 90 टू पुट किया, कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी, तो ये ही वैल्यू निकल के आई एच अपॉन एम नॉट सी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एच की वैल्यू पुट की 6.6 इंटू 10⁻⁴ और एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू पुट कर दी उसकी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 एंड स्पीड ऑफ लाइट, ये आप जानते हैं बचपन से 3 इंटू 10⁸ होता है। इन सभी को कैलकुलेट किया आपने कैलकुलेटर से, तो ये आया, यानी इसका मतलब क्या है, जो डेल लैम्डा निकल के आया 0.0243 एंगस्ट्रॉन, यानी ये इतना चेंज आया, या ऐसे भी कह सकते हैं लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये वैल्यू आई आपके पास। ठीक है, ये चेंज आया, यानी कि कुछ ना कुछ चेंज आया। अब आगे नेक्स्ट केस देखते हैं, उससे क्लियर होगा। ये है आपका नेक्स्ट केस, व्हेन जब थीटा आपका 180 हो, यानी कि एक्सरे गया, इलेक्ट्रॉन से टकराया और टकरा के इधर ही वापस आ गया, यानी कि यूं गया और यूं आ गया, तो ये जो एंगल है वो कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो जब 180 डिग्री रखा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा कॉस 180 की, तो ये प्लस हो गई, यानी इतना आया। ठीक, यानी 2 टाइम्स में आ गया, तो 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम वही वैल्यू जो निकल के आएगी चेंज की, ये तो ये आपका क्या है, देखो जीरो से आप चले, चलते चलते 90 पे आए, फिर 180 पे आए, तो जीरो पर तो चेंज कुछ नहीं था। ठीक है, फिर 90 पे कुछ बढ़ा, फिर और बढ़ा, अब इससे आगे जाओगे तो फिर डिक्रीज होगा, यानी कि मैक्सिमम चेंज जो आने वाला है वो 180 पे। ठीक है, ये कहने का मतलब है, जो मैक्सिमम चेंज हमारा यही है, यानी 0.05 एंगस्ट्रॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम चेंज है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आता है इसमें, ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, हम क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसका एक रिजल्ट डिस्कस करेंगे।